हेलो प्यारे बच्चों। अणु गति सिद्धांत, अणुओं की गति से संबंधित जो सिद्धांत हैं वो इस चैप्टर में बताए गए हैं। ये चैप्टर भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री में भी बहुत काम आता है। मोल अभिधारणा। अच्छा, एक मोल कितना होता है बताओ? याद आ गया होगा मोल है। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? याद आ गया होगा। मोलों की संख्या, परमाणु भार, मोलर परमाणु भार, मोलर मास, परमाणु द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान जो भी कहें, है ना। बोल्ट्जमैन नियतांक। बोल्ट्जमैन नियतांक क्या होता है? आदर्श गैस कांस्टेंट जो होता है ना, आर, अगर उसको, क्योंकि वो एक मोल का कांस्टेंट होता है, अगर उसको एवोगाद्रो संख्या कितनी होती है? 6.023 10⁻23 से भाग कर दें तो बन जाता है बोल्ट्जमैन नियतांक। तो इस तरह की चीज़ें। आदर्श गैस व्यवहार है नहीं है, आदर्श गैस व्यवहार के लिए क्या शर्त होती है? अच्छा, आदर्श गैस व्यवहार के लिए क्या शर्त होती है? कोई गैस आदर्श गैस व्यवहार कैसे करेगी? कम दाब हो, ऊंचा ताप हो तो गैस जो है आदर्श व्यवहार करने लगती है। सामान्य ज्ञान का सवाल है भाई। इस चैप्टर में तो आप जानते हैं, जो 11वीं में अच्छे से अपनी किताब अपना कोर्स पढ़ रहे हैं वो तो अच्छे से जानते हैं कि भाई दाब कम हो और ताप ऊंचा हो तब आदर्श गैस व्यवहार या आदर्श गैस जैसा व्यवहार कोई भी गैस करने लगती है। हालांकि ये मान सभी गैसों के लिए अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि एक किसी का भी कर दोगे, सबका अपना अपना है। चलिए शुरू करते हैं। अणुगति सिद्धांत एनसीईआरटी के हल, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, है ना। चलिए देखते हैं पहला सवाल। 13(1) क्वेश्चन नंबर 1 13(1) है ना। ये आ गया। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन के अणुओं के आयतन और एसटीपी पर इनके द्वारा घेरे गए कुल आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑक्सीजन के एक अणु का व्यास। ऑक्सीजन के एक अणु का व्यास मिल रहा है। अगर हम एक अणु का आयतन निकालें, हम ये कहते हैं ऑक्सीजन के एक अणु का आयतन, है ना, ऐसा कर लें। मान लीजिए ये कितना हो जाएगा? 4/3 πr³। व्यास दे रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रहे, यहाँ पे त्रिज्या नहीं दे रहे हैं, व्यास दे रहे हैं। व्यास दे रहे हैं 3 एंगस्ट्रम, तो त्रिज्या उसका आधा करके लगा दें, 3/2, और एंगस्ट्रम का 10⁻⁻10 लगा दें, और ये पूरी वैल्यू बन जाएगी क्यूबिक मीटर यानी घन मीटर में। तो ये ऑक्सीजन के एक अणु का आयतन है। देखा जाए अगर एक अणु का व्यास लगभग इतना होता है और उसका आयतन इतना इतना, अणु को गोलाकार मान लिया गया है। खैर, एसटीपी पर, एसटीपी क्या है? एसटीपी पर एक अणु के हिस्से में कितना आयतन आता है। तो एसटीपी पर आयतन कितना होता है? एसटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन का आयतन। तो एसटीपी पर क्या होता है? सभी गैसें एक ही आयतन घेरती हैं। उसका मान कितना होता है बताओ? उसका मान कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। प्रेशर वायुमंडलीय दाब 1.013 10⁵5 मोल 1। तो आयतन कितना घेरेगी? याद आ गया होगा कितना होता है ये आयतन? ये होता है 22.4 लीटर में होता है, तो घन मीटर में बना लो, 10⁻³ बना लो, ये हो गया। ये 1 मोल का है, एक अणु का, एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन है। ये भी बात देखो सरल हो जाएगी बिल्कुल। ये कितना हो जाएगा? 22.4 × 10⁻³ और ये लगा दिया
अवगाद्रो संख्या 0.023 10 की घात 23, ये हो गया। ये भी किस में आया, ये भी आया घन मीटर में, है ना, ऐसे लिख देंगे। कौन सा मान ज़्यादा है, अगर यहाँ देखें, इस चीज़ को देखें तो जो रहा 22.4 6.023 गुना 10 की घात -26, ये आयतन है। और यहाँ भी कुछ ऐसा है, इसको भी देख लो, हल कर लें। 3 से 1 कट जाएगा, 3 3 9 3 27 हो जाएंगे, तो पावर 3 लगी, 1 3 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 9 चौक 36, और 2 दूनी जाए, ये 8 हो जाएगा, 1 पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -30। तो यानी ये आयतन घेरा गया आयतन है। एक अणु कितना आयतन घेरता है, तो ये ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि गैसीय अवस्था है। अब इसका अनुपात मांग रहा है ना, इसका अनुपात मांग रहा है। तो ये कह रहा है ये एक अणु का है और ये इसका है, तो इसका मतलब इसको मान लेंगे V1, इसको मान लेंगे V2, ठीक। तो अनुपात अनुपात क्या हो जाएगा, V1/V2। इसको हल कर लो, वैल्यू कितनी आ रही है, 378 10 की घात -4, 378 3.78 गुना 10 की घात -4, ये उत्तर हो गया। मतलब ये वाली चीज़ कम है और ये वाली चीज़ ज़्यादा है, तो इसके नीचे इसे रख देंगे, है ना। तो देखो ये हो गया 78, इसमें देखो 10 की पावर कितनी आ रही है 26, इसमें कितनी आ रही है 30। चलिए उत्तर मिल गया। ये संख्या लगभग 10,000 के आसपास जाती है, 10,000 गुना की कोटि का, मतलब जितना एक अणु आयतन घेरता है उसका लगभग 10,000 गुना कम एक अणु का अपना आयतन होता है STP पर। ये पहला इनका सवाल है, तो बात सीधी सीधी समझ में आ रही है ना। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें एक बार। 13(2). क्या कहा 13(2) में, क्वेश्चन नंबर 13(2), मोलर आयतन STP पर किसी गैस के 1 मोल द्वारा घेरा गया आयतन जो है वो 22.4 लीटर है, ये आपको कराना है। तो वही आ गया STP पर 1 मोल आदर्श गैस के लिए, बेटा ये जानकारी होती है, आदर्श गैस का आयतन, ये वाली सी। तो ये कह लेते हैं PV बराबर nRT के अनुसार। तो 1 मोल का पूछ रहे हैं ना आयतन, तो क्या कर लेंगे, V, N का मान 1 रख लेंगे, ये हो गया RT/P। R का मान कितना हुआ 8.314, तापमान 273 लग जाएगा यहाँ पे, 273.15 होता है, 273 लगा लो, 273.1215 होता है ना, तो 273 से काम चल जाता है। ये होता है 1.013 10 की घात 5 वायुमंडलीय दाब होता है। तो ये आता है 22.4 गुना 10 की घात -3 घन मीटर। ये जानकारी बेटा घन मीटर में आती है, तो बाद में 10 की पावर -3 हटा देते हैं, क्योंकि एक घन मीटर में होते हैं 1000 लीटर, तो 22.4 ये बन जाता है लीटर। तो बस यही कह रहा है कि भाई ऐसा होगा, मतलब निकलवा के कह रहा देख लो निकाल के होता है कि नहीं होता। इस सवाल को बनाने का मकसद क्या है, इस सवाल को बनाने का मकसद ये है कि ये 22.4 लीटर का जो तुम रट्टा मार रहे हो, कम से कम एक बार इसे निकाल के तो देख लो ये आता कितना है। चलिए तो इसे हल करें, गुणा करें, भाग करें और इसको निकाल के देख लें एक बार। शाबाश। अब आ गया नंबर 3, 13(3).
शाबाश, आगे बढ़ते जाइए, करते जाइए। एनसीईआरटी के हल करना है। एक वो है लंबी रेस का घोड़ा, लंबी रेस का घोड़ा है तू। चलिए, तो यहाँ कह रहे हैं चित्र 8 में ऑक्सीजन के इतने द्रव्यमान के लिए, ऑक्सीजन का द्रव्यमान इन्होंने बताया हुआ है, जिसको एम कहा जा सकता है। 1.00 10 की घात -3, 1.00 10 की घात -3, ये किलोग्राम में है ना। सवाल में देखें ज़रा। और यहाँ इन्होंने एक ग्राफ बना के दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। इधर बना रहे हैं ये P यानी दाब, और इधर बना रहे हैं ये PV/T, PV/T इधर ले रहे हैं ये। और यहाँ पर इन्होंने एक रेखा खींची हुई है, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन खींच रखी है ऐसे सीधी, यानी जिस पर दाब नहीं बदलता, जिस पर दाब नहीं बदलता, ऐसी एक डॉटेड लाइन इन्होंने खींच रखी है। इस डॉटेड लाइन पर ये 2 ग्राफ बना रहे हैं अलग अलग तापमानों पर। एक कुछ हल्का सा बना रहे हैं ऐसे, और दूसरा कुछ अलग सा बना रहे हैं, थोड़ा नीचे लाके बना रहे हैं ऐसे। और यहाँ इन्हें मिला भी रहे हैं दोनों ग्राफ को। इस पे ये कह रहे हैं जो तापमान है वो T1 है, और इस पे जो कह रहे हैं वो तापमान T2 है। ऐसी स्थिति है, सीधी सी बात है। तो कह रहा विचार कर लो इस पे, ये जो तुमने ग्राफ दिखा दिया हमने, तुम इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं, है? इस पे विचार कर लो। अच्छा, आदर्श गैस के लिए अगर मैं बात करूं, आदर्श गैस के लिए अगर मैं बात करूं तो होता क्या है जरा। आदर्श गैस के लिए होता क्या है? इसके लिए होता है PV/T बराबर NR, यानी ये अचर होता है। भाई कोई मान लीजिए कोई वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए हमें, देखो द्रव्यमान तो फिक्स हो गया, ऑक्सीजन का द्रव्यमान तो पक्का इतना ही है, ये तो 1 × 10 की घात -3 किलोग्राम या मिलीग्राम किलोग्राम जो भी होगी, माइक्रोग्राम किलोग्राम किलोग्राम जो भी है, इससे तो कुछ बनने वाला नहीं है। 1 ग्राम है वैसे ये, क्योंकि 10 की पावर -3 किलोग्राम है, तो 1 ग्राम है ये तो बदलने वाला है नहीं। तो इसका मतलब ये जो N है ये भी कांस्टेंट है, और आदर्श गैस में R भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो PV/T होता है आदर्श गैस के लिए, वो कैसा होता है? वो अचर होता है। तो PV/T का मान नहीं बदलना चाहिए, सीधी सी बात है। PV/T का मान नहीं बदलना चाहिए। हो गया। तो PV/T का मान अगर नहीं बदलेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई ये जो लाइन है ये पक्की कन्फर्म है, ये ऐसे ही होगी। तो आदर्श गैस, कोई गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है जब उसका तापमान ज़्यादा हो, दाब कम हो। मतलब किसी एक दाब पर जब तापमान ज़्यादा होगा तो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी। तो आदर्श गैस वाली जो लाइन है, ये वाली, ये जो लाइन है ये आदर्श गैस वाली है। इसके पास कौन है? आदर्श गैस के पास तापमान T1 है। इसका मतलब सीधा हो गया कि T1 बड़ा है T2 से। ये बात पक्की हो गई, कंसेप्ट ये आ गया। प्रैक्टिकल कंसेप्ट है कि भाई उच्च ताप कम दाब, तो दाब तो दोनों का एक जैसा ही है। ताप देखो T2 पर भी हम लेके चले हैं एक ही दाब से, T1 पर भी हम वहीं से लेके चले हैं। तो इसका मतलब हो गया कि T1 ज़्यादा होगा तो आदर्श गैस व्यवहार के पास ये ग्राफ रहेगा। ये बात तो सवाल से कन्फर्म हो जाती है। बाकी और क्या रहा साहब? अब एक बिंदु है ऐसा, शुरुआती बिंदु, जहाँ पे कुछ दाब है यहाँ, और ये भी कन्फर्म है कि यहाँ हम अगर आदर्श गैस के अनुसार देखें तो हम यहाँ इस पर
कोई और जानकारी भी इसके बारे में निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है बेसिकली वो आदर्श गैस वाला है। तो अब हम देख लेते हैं कि सवाल में क्या पूछा। बिंदुकित रेखा क्या दर्शाती है? जो बिंदुकित रेखा है वो क्या दर्शाती है? तो बिंदुकित रेखा बता रही कि साहब ये आदर्श गैस व्यवहार है। ग्राफ अगर ऐसे ना हो, ऐसे हो जाए सीधे, तो ये आदर्श गैस हो जाएगी। तो ये तो बिंदुकित रेखा वाली बात है। क्या सत्य है T1 बड़ा है T2 से या T2 बड़ा है T1 से? तो ये भी कंफर्म हो गया कि T1 बड़ा है T2 से। देखो कितना बढ़िया सवाल है। इस तरह के जो विचार विमर्श करने वाले सवाल होते हैं ये बहुत 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 ज़्यादा मात्रा में नीट में आते हैं। मतलब नीट के पेपर में आप ये मान के चलो 50 से 60% जो सवाल है वो इसी तरह के हैं। विचार विमर्श, कंसेप्ट बेस क्वेश्चन। और एनसीईआरटी को फुर्सत से अगर करें, आराम से करें, प्यार से करें, प्यार से दुलार से तो मज़ा आ जाए, नीट हो जाए, फिर क्लियर है। फिजिक्स की वजह से ही कंपटीशन अटकता है, इस बात का ध्यान रखना। बड़ी भागदौड़ है फिजिक्स में, फिजिक्स के चक्कर में बड़ी भागदौड़ है। मार्केट भी बड़ी गर्म रहती है फिजिक्स के चक्कर में, बाजार गर्म रहता है फिजिक्स के चक्कर में। और यूट्यूब पे तो मारे फिजिक्स के टीचर धाएं 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 भाग दौड़ है। और भाग दौड़ को जो स्वीकार कर रहा है, भाग दौड़ को में जो भाग दौड़ कर रहा है, जिससे शांति का त्याग कर दिया है, बस कुछ मिलेगा नहीं उसको। क्योंकि जितनी गहरी शांति है, जितना आप आराम से काम करते हैं, फुर्सत में, रिलैक्स में, मौज में, उतनी आपकी पढ़ने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उतनी आपकी दक्षता बढ़ जाती है। आप 5 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं, पर पढ़ते बहुत आराम से, सुकून है आपको, चीज़ें समझ में आती हैं अच्छे से, फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम शांति से पढ़ें तो कंटेंट ज़्यादा हो जाता है और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक बच्चे ने कोर्स को 4 बार पढ़ा, लेकिन पढ़ा चारों बार तेजी से कुछ भी मिला नहीं, फिर रट्टे रट्टे हम मार लेते हैं कुछ चीज़ों के, फिर सब गायब। चलो आगे चलते हैं। 13/4 क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसमें डी भी है, ऑप्शन डी भी है। यदि हम ऐसे ही ग्राफ इतने इतने हाइड्रोजन के लिए बनाएं तो भी क्या उस बिंदु पर जहाँ तक वक्र वाई अक्ष पे मिलते हैं पीवीटी का मान यही होगा? नहीं होगा, क्योंकि पीवीटी बाई जो है हाइड्रोजन के लिए है। अगर उसका हम इतना ही द्रव्यमान ले लें तो मोलों की संख्या बदल जाती है ना, तो पीवीटी का मान बदल जाएगा। भाई ये तो मोल पे चलता है ना ग्राफ, ये द्रव्यमान पे नहीं चलता। पीवी बराबर एनआरटी है ना, तो मोल बदल जाएंगे ऑक्सीजन ना हाइड्रोजन के, कुछ और हो जाएंगे मोल। इस द्रव्यमान में देखो हाइड्रोजन के मोल तो कुछ और हो जाएंगे। तो इसका उत्तर होगा नहीं होगा। तो ग्राफ का आकार आकृति वाकृति तो जैसी होगी होगी, लेकिन यहाँ से शुरू नहीं होगा और ये वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन के मोल बढ़ जाएंगे। तो ये मामला ज़रा ऊपर को सरक जाएगा हाइड्रोजन के लिए, हैं। एक तो ये बात हो गई। कितने द्रव्यमान के लिए ऐसा ही होगा? आदर्श गैस मान लें तो फिर उसका द्रव्यमान निकाल लेंगे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का द्रव्यमान m मान लेंगे और PV/T का मान जो आता है यहाँ से, है ना, मान उसके बराबर रख देंगे। तो वो भी बिल्कुल सिंपल सी बात है। उसमें उसका मान आ जाएगा, वैल्यू आ रही है 6.3 10⁻⁵ किलोग्राम। मतलब हाइड्रोजन पे अगर बनाएं कितना द्रव्यमान होगा, तो पहले यहाँ इससे इसका मान निकालना पड़ेगा ना, ये है कितना, है ना। यही वैल्यू जो है, तो यहाँ पे एक्चुअली PV/T ये कह रहे हैं ना। देखो यदि हम ऐसे ही ग्राफ इतने इतने हाइड्रोजन के लिए बनाएं तो क्या उस बिंदु पर जहाँ वक्र वाई अक्ष पे मिलते हैं PV/T का मान यही होगा? तो सिंपल सी बात है कि मान बढ़ जाएगा। यदि नहीं तो हाइड्रोजन के कितने द्रव्यमान के लिए PV/T का मान कम दाब और उच्च ताप के लिए वही होगा? तो फर्क क्या पड़ने वाला है? केवल मोलों की संख्या पड़ने वाली है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 मान रहे हैं, ऑक्सीजन का 32 मान रहे हैं, है ना। तो द्रव्यमान बदल जाएगा। फिर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1/16 गुना। अच्छा, P नहीं बताया, V नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, बाकी चीज़ें तो ऊपर को सरक जाएगा।
हालांकि वैल्यू यहाँ दे रखी है, लेकिन बाकी चीज़ें हैं कहाँ भाई। बताओ हम दाब कितना लगाएं, पी वी बाई टी का मान कितना है, एन आर है ना, तो एन और आर बना लो। तो पी वी बाई टी का मान कितना होता है, एन आर है, तो ऑक्सीजन के मान का जो मान है ये वाला, ऑक्सीजन के लिए अगर लगाते हैं तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान 1 ग्राम है और ये 32 है। आर ये है, ये किसके लिए है, O2 के लिए है। कह रहा मान तो यही होना चाहिए, 1/32 आर होना चाहिए, यही मान है। हाइड्रोजन के कितने द्रव्यमान के लिए मान यही होगा, तो हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान है, मान लीजिए m है, H2 मान लें, इसका मोलर द्रव्यमान 2 है और ये R है, ये आ गया। हाइड्रोजन का इतना है। हाइड्रोजन के लिए मान तो यही है भाई, P/T का मान इतना है यहाँ पे। हाइड्रोजन के लिए देखें द्रव्यमान मान लिया, मोलर मास ये हो गया, तो ये हाइड्रोजन का मोलों की संख्या हो गई है, होना इतना ही चाहिए। तो कितना आ गया ये आ गया MH2 1/16। अब इसको किलोग्राम में बनाओगे, ये ना है तो ग्राम में है ना, ग्राम में लगाया है ना, तो किलोग्राम में बनाओगे तो किलोग्राम में ये आंसर मैच कर जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.3। 6.325 होता है वैसे, ये पूरा ही लिख देता हूँ, चलो, गुना 10⁻⁻5 किलोग्राम हो जाएगा ये। मतलब बेसिक सिंपल सी चीज़ है बिल्कुल। पीवीटी का मान दें या एनआर दे दें, वो पीवी/टी का मान ही होता है, ये वाली चीज़ है दोनों पे। तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से तुलना कर दी तो बढ़िया है, इससे क्या होगा, हमारी सोच बदलेगी, हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी है। चलिए अब देते हैं 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 पे ज़रा नज़र लगाएं एक बार। नज़र लगाएं नहीं, मतलब नज़र डालें। नज़र लगा दोगे तो वो बिगड़ जाएगा सवाल, फिर वो होने वाला नहीं, वो फिर नाराज़ हो जाएगा। नज़र लागी राजा तोरे बंगले पर, हो गया 4। एक ऑक्सीजन सिलेंडर जिसका आयतन 30 लीटर है, तो आयतन है हमारे पास, लेकिन ये सिलेंडर का आयतन है काहे का, ऑक्सीजन का। अब भैया ऑक्सीजन भर लो या कुछ और भर लो, ये बर्तन का आयतन है, ये ध्यान देने की बात है। में ऑक्सीजन का आरंभिक दाब 15 atm है एवं ताप 27 है। मतलब ऑक्सीजन ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ऑक्सीजन ही भरी है, पहला दाब है और ताप है, और कितनी मात्रा है ये भी पता है, लीटर में। इसमें से कुछ गैस निकाल देने के बाद प्रामापी गेज दाब गिरकर 11 atm, ताप गिरकर 17 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ज्ञात कीजिए सिलेंडर में से कितनी मात्रा में ऑक्सीजन निकाली गई है। मतलब ये आदर्श गैस व्यवहार मान के चलिए। तो यहाँ पर होता क्या है, PV P1 V1 N1 RT1, ये पहली जानकारी है। इसके हिसाब से N1 जो है वो है P1 V1 RT1। मतलब ये पहली स्थिति है जब चीज़ें दे रखी हैं यहाँ के हिसाब से। यहाँ जो दिया है वो P1 दिया है, T1 दिया है, और V1 बराबर है वो 30 लीटर है, ये जानकारी है। P1 V1 के T1 के मान हैं पहले वाले। दूसरी बार अगर मोलों की संख्या यहाँ से निकल जाएगी, दूसरे वाले में क्या है, P2 V2 RT2, तो यहाँ की जानकारी भी है हमारे पास, P2 है, T2 है, और V2 फिर से 30 लीटर ही है। पक्का। तो मोल संख्या में परिवर्तन क्या है, इन्होंने क्या किया, जब कुछ ऑक्सीजन निकाल दी तो उसके मोल घट गए होंगे भाई, तो सीधी सी बात है। तो मोलों में परिवर्तन कितना है, निकाले गए सिलेंडर से निकाले गए मोलों की संख्या। क्या लिख दें, सिलेंडर से निकाले गए मोलों की संख्या
ये हो गई डेल्टा एन N1 माइनस N2, मतलब बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये V बाई आर तो कॉमन ही हो जाएगा इसमें, क्योंकि V वही है R वही है। तो P1 बाई T1 माइनस P2 बाई T2 ये हो गए। तो निकाली गई O2 की मात्रा यानी डेल्टा M द्रव्यमान। तो क्या है उसका परमाणु अणु भार क्या है, मतलब ग्राम में उत्तर अगर चाहिए तो 32 ग्राम होता है। एक मोल ऑक्सीजन कितनी होती है, 32 ग्राम होती है। द्विक परमाणु गैस मानकर हम उत्तर बता देते हैं। तो इसको 32 से गुणा कर दो, 32 R P1 बाई T1 माइनस P2 बाई T2। तो ये मात्रा जो आ रही है ये ग्राम में आ रही है ऑटोमेटिक। क्यों, क्योंकि ये 32 ग्राम वाला है। तो किलोग्राम में लगाओगे तो भाई किलोग्राम में आ जाएगी मात्रा, क्योंकि बाकी तो संख्या है, ये तो मोलों की संख्या है, इसका किलोग्राम विलोग्राम से तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप 32 लगा देंगे एक मोल का तो उत्तर ग्राम में आ जाएगा। अब मान रख दें यहाँ पे डेल्टा M बराबर 32 8.314 P1 और T1 कितने कितने हैं P1 और T1? P1 और T1 है 15 27, 15 ATM है और ये 27 है। तो 15 ATM नहीं चलेगा बेटा, ATM को बदलना पड़ेगा। तो ठीक है, कॉमन ले लेंगे, बाद में 11 17 है, 11 और 17 ATM का गुणा यहाँ कर दो 1.013 10 की घात 5। भाई कॉमन हो जाएगा ना, यहाँ भी ATM है यहाँ भी ATM है। तो ये वैल्यू हल कर लो, इस वैल्यू को हल कर लो, गुणा करें भाग करें, ये वैल्यू आ रही है 141 ग्राम। ये वैल्यू आ रही है। वैसे लिखेंगे तो 0.014 किलोग्राम, ये भी लिख देते हैं, मतलब उत्तर जैसे चाहे लिखो। वो तो ऐसा होता है, मान लीजिए ग्राम में उत्तर आ गया और कहीं सवाल है ऑब्जेक्टिव में, हमारे पास नीट वगैरह में कोई सवाल आ गया तो हमने ग्राम में निकाल लिया, वहाँ किलोग्राम में है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1000 से भाग कर लो उसको, और क्या है। खैर चेक करें, गुणा भाग करें, अपना सॉल्व करके इसको फिट बना लें। ठीक, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। बहुत ही बढ़िया शांति प्रिय चैप्टर है, मतलब स्वादिष्ट चैप्टर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जरा पढ़ें एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लें, शाबाश। तेरह 5, ओके, शाबाश। वायु का एक बुलबुला जिसका आयतन 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब घन सेंटीमीटर है, 40 मीटर गहरी झील की तली से, जहाँ ताप 12 डिग्री सेल्सियस है, उठकर ऊपर पृष्ठ पर आ जाता है, जहाँ ताप 35 डिग्री सेल्सियस है। अब इसका आयतन क्या होगा? तो सवाल थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का है, सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का है। जैसे मान लीजिए ये कोई झील है, ये कोई झील है, मान लीजिए इसमें पानी भरा हुआ है ना, देखो होता है ना ऐसे 16 पानी भरा हुआ है यहाँ ये थोड़ा सा पानी भरा हुआ है ना, ये कहानी है। तो यहाँ बुलबुला यहाँ पर है, ये है बुलबुला, अगर देखा जाए ये बुलबुला है। यहाँ का आयतन क्या है? V1। यहाँ का दाब क्या है? P1। यहाँ का आयतन क्या है या तापमान क्या है? T1। अब ये बुलबुला जब ऊपर आएगा तो ये बड़ा हो जाएगा बेटा। सर वो बड़ा क्यों हो जाएगा? भाई दाब घट जाएगा, तापमान में भी कुछ परिवर्तन हुआ है, उसके हिसाब से जनरली देखें भाई दाब घट जाएगा तो
सामान्यतः सोचते हैं बड़ा हो जाएगा, हो सकता है छोटा भी हो जाए। तो यहाँ पे आयतन जो है मान लीजिए इसका V2 हो गया, यहाँ दाब P2 हो गया, यहाँ दाब तापमान T2 हो गया, ऊपर को खिसक गया। और ये जो गहराई है जिसे तुम H बनाया करते हो, H मीटर गहरी झील जैसी आंखें झील है मतलब ये। तो ये मैं इसलिए बोल देता हूँ तो यार थोड़ा थोड़ा मज़ा सा आ जाए, मतलब सर ये सवाल याद रहेगा। झील जैसी आंखों की बात कर दी आपने। तो ये H जो है वो है 40 मीटर। ये है। अगर कहीं G की ज़रूरत पड़ती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण पैदा हुआ त्वरण, तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा लेना लगभग, ये लगा लेना, ठीक। मतलब आसान हो जाए उत्तर मिलाना, है ना, थोड़ा उत्तर मिल जाए बड़े प्यार से, तो ये लगा सकते हैं। तो जब मैं यहाँ दाब देखता हूँ, यहाँ दाब देखता हूँ 40 मीटर, नीचे दाब देखता हूँ, तो P1 की वैल्यू सबसे पहले मुझे निकालनी पड़ती है। P1 कितना होता है भाई, यहाँ कुल दाब कितना होगा। यहाँ पर जो दाब है वो एटमॉस्फेरिक दाब है, 1.013 10⁵ यही तो है यहाँ पे दाब, वायुमंडल दाब है। और नीचे चला गया 40 मीटर, तो दाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.013 गुना 10⁵ प्लस ρgh, मतलब पानी का दाब भी इसमें जुड़ जाएगा। ये नीचे का दाब P1 है। तो ये हो गया 1.013 10⁵ रो, पानी का घनत्व 10⁵ है, G को 10 लगा लेना, इसको 40 लगा लेना ऐसे। तो ये हो गया 10⁵ लगभग 1.013 है ना, उत्तर मिल जाएगा। ये हो जाएगा 4 गुना 10⁵, देखो ये भी आ जाएगा 4 10⁵ हो जाएगा। तो ये हो गया 5 गुना 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दाब है तुम्हारा। इस दाब में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, अगर तुम G के बजाय 9.8 लगा लो, यहाँ जैसे मैंने इसको 1 ही मान लिया, तो थोड़ा सा परिवर्तन इसमें हो सकता है, ना के बराबर। ये P1 हो गया। अच्छा, V1 जो यहाँ पर है वो है हमारे पास, जो V1 है वो है हमारे पास। V1 बताया है इन्होंने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 1 घन सेंटीमीटर, ये भी है। T1 भी है नीचे, कितना ताप है नीचे, नीचे ताप है 12 डिग्री सेल्सियस। तो ये ताप 12 प्लस 273 हो जाएगा बेटा केल्विन में। ये नीचे की जानकारी हो गई है। अब जरा ऊपर की जानकारी ले लें। अब जरा ऊपर आ जाते हैं, यहाँ ले लेते हैं ऊपर। जब ये आ गया बुलबुला सरकता सरकता, तो P2 ये हो गया 1 वायुमंडल, यानी 1.013 10⁵ ये हो गया। इसको 1 मान लेंगे, फार्मूले में लगा लेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो क्योंकि दोनों तरफ किया है ना हमने ये जुगाड़, तो इसको मान लेते हैं केवल 10⁵। चलो भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि इतनी वैल्यू राउंड अप करने में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उत्तर पे फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता, ना के बराबर उत्तर पे फ़र्क पड़ने वाला होता है। हाँ, पूरा गुणा करेंगे, पूरा कैलकुलेटर से उत्तर मिलाएंगे तो फिर पूरा सही भी मिल जाएगा, एग्जैक्ट आंसर भी मिल जाता है। V2 का यहाँ ज्ञान नहीं है हमें, T2 का पता है। तापमान यहाँ हो गया 35 डिग्री, यानी 35 प्लस 273, ये हो गया केल्विन में, है ना। बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है। तो आदर्श गैस, अब यहाँ एक चीज़ होती है कि आदर्श गैस में ये जो बुलबुला है, इस बुलबुले के भीतर जो हवा है उसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ है। ये बात सोचने की है भाई। बुलबुले में जितनी हवा है वही यहाँ है, वही ऊपर चला गया यहाँ, मतलब यहाँ आके ये बुलबुला ऊपर निकल जाएगा, वो काम नहीं हुआ है। बुलबुला यहाँ से फुट हवा में उड़ जाएगा, वो नहीं हुआ है। तो मोलों की संख्या समान है। तो आदर्श गैस में अगर मोलों की संख्या समान है, तो यहाँ पर जो समीकरण है हमारे पास वो है
P1 V1 बाई T1 P2 V2 बाई T2। तो यहाँ से V2 चाहिए, तो क्या हो गया P1 V1 T2 T1 P2, ये वैल्यू आ गई। भाई V2 ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। तो P1 कितना आ रहा है, P1 आ रहा है 5 गुना 10 की घात 5। तो ये लो, ये 10 की घात 5 तो फालतू में ही लिख रहे हैं। V1 आ रहा है 1, क्योंकि ये कट ही जाना है, फिर वायुमंडलीय दाब ही लगा दें, तुलना ही तो हो रही है, और क्या हो रहा है। तापमान में नहीं कर सकते ऐसा, मतलब तापमान ऐसा नहीं कि दोनों जगह डिग्री सेल्सियस लगा दें तो वो 273 का नंबर उड़ा। हाँ, दाब लगा लेते हैं, वायुमंडल दाब है दोनों जगह, यहाँ भी अनुपात ही है, तो अनुपात के हिसाब से वो चीज़ काम करती है। तो खैर ये आयतन हो गया। तापमान कितना बना नीचे, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 7 और 1 8, ये बना 285। यहाँ तापमान कितना बना, 5 और 3 8, 7 और 5 12, 5 और 3 8, 7 और 2, 7 और 3 10, और ये बन गया 308, है ना। ठीक है। दाब यहाँ क्या बन गया, 1 गुना 10 की घात 5, वायुमंडल है लगभग एक वायुमंडल। तो यहाँ से जो कटा रहा है वो कट रहा है, ये बन गया। तो ये वैल्यू आ गई 5 गुना 285 बटे 308, मतलब 5 क्यूबिक सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम ये वैल्यू आ रही है ना। 5 285 308, नीचे का जो ताप है वो है 12, तली का जहाँ 12 है, तो 12 में तो जोड़ेंगे तो 273 प्लस 12 85, ठीक है। और नीचे ताप आ रहा है 35, जो है डिग्री, तो 35 जोड़ रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है 27 और 8 35, 308 आ रही है। तो यहाँ से ये वैल्यू थोड़ी सी ये चीज़ आ रही है। अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, लगभग मान मैंने निकाल दिया, क्योंकि वैल्यू थोड़ी सी 5.2 बना रहा है। मान लीजिए वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा बना रहा है, 40 मीटर गहराई है, 5 है, तो ये जो थोड़ा सा गड़बड़ आता है ना, ये क्यों आता है, ये एक्यूरेट वैल्यू निकालें तब जाके उत्तर मिलता है। अब एक्यूरेट वैल्यू मिलाने का मतलब ये होता है कि ऊपर का दाब ज़्यादा बनेगा थोड़ा सा, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें छोड़ रखी है। अब यहाँ इसका देखो, ये पूरी चीज़ हमने छोड़ रखी है, इस वाली चीज़ से थोड़ी वैल्यू बढ़ जाएगी। भाई देखो, इसको इसमें जोड़ेंगे तो थोड़ी सी वैल्यू यहाँ बढ़ जाएगी। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने लगभग मान लिया हुआ है, समझ रहे हैं। ये मान हमने क्या लिया हुआ है, लगभग। तो हमारा उत्तर भी लगभग होगा फिर, उत्तर भी लगभग होगा, जबकि सही उत्तर जो है थोड़ा 5 से ज़्यादा आ जाएगा। और यहाँ देखें थोड़ा 5 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये है ना। तो उत्तर बिल्कुल सही चाहिए हमें, तो हमें इन वैल्यू को बिल्कुल एग्जैक्ट रखना होगा। जैसे मैं इसे लिख दूँ 9.8, या पूरा इसको हल करूँ, एक्यूरेट सॉल्व करूँ, फिर वैल्यू डालूँ, तो यहाँ देखो मान बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, उसके हिसाब से। फिर यहाँ भी 1.013 लिखूँ, 10 की पावर 5 काट दूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से कटा के ये वैल्यू आ जाएगी। तो जो मान सही आएगा, जो उत्तर आएगा हमारा, वो आंसर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसको मिला ले, गुणा भाग कर लें एक बार। ये आ रहा है 5.2 घन सेंटीमीटर, ये उत्तर आ रहा है 5.2। 2 के आगे भी कुछ संख्या आएगी, 5.26 लिख रहा है ये, तो और थोड़ा लिख लें, ये उत्तर आ रहा है। मतलब तो समझ में आ गया। P1 V1 T1 T2 V2 में दाब नीचे से ऊपर गया तो कैसे बदला, कितना दाब यहाँ पर है ना, वो सारी चीज़ें फिट हो गई। चलिए आगे देखते हैं। 13.5 हो गया, शाबाश। अब आया 13.6, 13.6, शाबाश। ये आ गया, शाबाश।
एक कमरे में जिसकी धारिता कमरे का आयतन है, तो पहले क्या लिख लें, कमरे का आयतन, ये लिख लो सबसे पहले। ये है 25 घन मीटर, 25 घन मीटर है ना, ऐसे लिख दिया। ताप, आयतन को क्या मान ले, V मान लें। ताप कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस है, ये हो गया। दाब जो P है वो एक वायुमंडल है, यानी 1.013 10⁵ ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इसका दाब है, मतलब एक वायुमंडल दाब है। वायु के कुल अणुओं में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल वाष्प, अन्य सभी अवयवों के कण सम्मिलित हैं की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि कुल अणुओं की संख्या, कमरे में कुल अणुओं की संख्या क्या है। तो आदर्श गैस समीकरण जो है वो बताती है मोलों की संख्या, चाहे एक गैस हो चाहे एक से ज़्यादा गैसें हों, वो क्या बताती है, मोलों की संख्या। अब मान लीजिए मोलों की संख्या निकल आती है तो उसे अवगाद्रो संख्या से गुणा कर दें अगर, तो मिल जाती है अणुओं की संख्या, क्योंकि एक मोल में अणुओं की संख्या अवगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो सीधी सी बात हो गई। तो कमरे में कुल मोलों की संख्या क्या हो गई, कितनी हो जाएगी, कमरे में कुल मोलों की संख्या, इसको अपन छोटा n मान लेते हैं, ये होती है RT/PV। या ये बात ध्यान देने की है कि ये सारे मात्रक SI में लगने चाहिए, SI पद्धति में, क्योंकि ये मोलों की संख्या है। तो इसमें सही सही जांच होने के लिए ये, क्योंकि हमारे पास R का मान वायुमंडलीय दाब के हिसाब से भी होता है, आयतन लीटर में भी लगा लेते हैं, दाब वायुमंडल में भी लगा देते हैं, है ना। या तो वो उस तरीके से यूज करें, या सीधा रास्ता है ऐसा ही मात्रक यूज कर लें। तो दाब कितना है, 8.314, तो ये मान हो गया। ताप, दाब देख लें जरा, ताप यहाँ पे 300 बन जाएगा ना, सीधा जोड़ लो, 300 केल्विन हो जाएगा। दाब, एक वायुमंडल दाब है 1.013 हो जाएगा 10⁵ कमरे का आयतन 25 हो जाएगा। ये है मोलों की संख्या। तो कमरे में कुल अणुओं की संख्या, कमरे में कुल अणुओं की संख्या, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6.023 10⁻23 n, ये आ गया। तो ठीक है, यहाँ से मोलों की संख्या मिल जाएगी, अवगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे तो मिल जाएगी अणुओं की संख्या। अब उसमें चाहे जितनी भी गैसें हों, अच्छा गैसों के अलग अलग मात्रा मान लो हमें दी हुई हो, अलग अलग अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या दे रखी हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं उससे हम निकाल सकते हैं आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर, सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली। भाई ये गैस कितना आंशिक दाब उस पर डाल रही है, ये हम निकाल सकते हैं। तो इसके हिसाब से देखें तो यही हमारा उत्तर है। अभी उत्तर जितना भी आ रहा है वो मैं लिखूंगा बेटा, एक बार गुणा करके इसको मिला देना। 611 10⁻26, 6.11 10⁻26, ये आ रही है अणुओं की संख्या, ऐसा है। RT/PV, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है नंबर भाई, इससे गुणा होना है, मान लो इसको 23 से, तो 10⁻3 ऊपर होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ आयतन 25 क्यूबिक मीटर है, एक वायुमंडल दाब है, PV/RT, देखा ना, ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ उल्टी लिख दी है ना, ठीक करो, PV/RT।
तो ये नंबर ऊपर जाएगा, है ना, और ये नीचे जाएगा। तो इसलिए तो जल्दी में सोचा नहीं, सोचा ना है रे। खैर 10 की पावर 5 ता आयतन 25 उल्टा लिख दिया। और ये हो गया 300 PV/RT, ये हो गया 8.314। क्योंकि उत्तर को जब मिलाएंगे ना, चेक करेंगे कि हमने साहब इस चीज़ को यहाँ यूज किया है, तो N PV बराबर NRT था, तो पहले लिख दिया क्या, RT/PV लिख दिया। खैर वो कोई मसला नहीं है, हो जाता है प्यार में। खैर इसको मिलाएंगे, क्या मिस्टेक हुई थी, मिस्टेक भी काम आती है, मतलब कहाँ हो सकती है गलती, वो तो यहाँ हो ही जाती है ना। फिर जब हम रूटीन में पढ़ते हैं तो वो गलती तो हमसे भी हो जाती है। कहाँ गलती कर दी, अरे यार इसको उल्टा लिख दिया मैंने। तो खैर अब देख मैच होगा, ये आ जाएगा। देख 26 बन रहा है ना, तो कुछ का मतलब 23 में कुछ और पावर जोड़ेंगी, तो अब देख समझ में आ जाएगा मामला। चलो आगे चलो, शाबाश। तेरह 6, चलिए अब आया 13 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लीजिए एक बार।